नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप द्वारा जो हमें सहयोग किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से आप तक जो रेगुलर क्लास की जो वीडियो पहुँचती है शाम 7 बजे, वो आप तक नहीं पहुँच पाई है। तो उसकी एवज में आज रविवार के दिन भी आपके लिए वीडियो आ रही है। और जो विद्यार्थी लगातार टीसीसी सूरतगढ़ कोचिंग संस्थान से जुड़ रहे हैं, मेरा आपसे सभी से यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आपको बिना किसी शुल्क के एक अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो अब तक अपन 3 मोटर हैं, उनके विलक्षण पढ़ चुके हैं। और लास्ट मोटर अपने पास बची हुई है जिसका नाम है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और अपन हिंदी में बोलते हैं इसे विभेदी यौगिक मोटर। तो इसके विलक्षण पढ़ने हैं और इसी के बाद ये विलक्षण कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टार्टर के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करें अपन। और जैसा कि आपको पता है, टॉपिक का नाम आज रहेगा विभेदी संचयी मोटर, विभेदी यौगिक मोटर। तो जैसा कि अपन ने जब स्टार्टिंग में अपने वर्गीकरण पढ़ाया था, मैंने तो आपको बताया था कि जब भी अपन विभेदी यौगिक मोटर की बात करेंगे तो यहाँ जो आपके जो दोनों फील्ड वाइंडिंग होंगी, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, उनमें प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। और अगर आपके दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो जो मोटर बनेगी उसे बोलेंगे विभेदी यौगिक मोटर। तो मैं आपको संयोजन आरेख के माध्यम से बताना चाहूंगा कि संयोजन आरेख किस प्रकार बनते हैं जब आपकी जो मोटर है कम्युलेटिव से विभेदी हो सकती है और विभेदी से कम्युलेटिव हो सकती है। तो शॉर्ट शंट मोटर की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट शंट मोटर में जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो केवल आर्मेचर के समांतर में होती है। तो मैंने शंट फील्ड वाइंडिंग का लगा दी है आर्मेचर के समांतर में। और आपको टर्मिनल हमेशा याद रखने हैं, इसका A1 है तो इसका A2 है, और यहाँ इसका E1 है तो इसका E2 है। तो अगर आप सप्लाई से जोड़ेंगे, जैसा कि पता है, अगर आपका यहाँ प्लस सिरा होगा, यहाँ कौन सा सिरा है, माइनस सिरा है, तो आपका प्लस से करंट अंदर की ओर आएगा। तो अगर यहाँ से करंट आपका अंदर की ओर आता दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आपके पास भार धारा IL आएगा, और इसका जो घटक है यहाँ से आर्मेचर धारा अंदर की ओर जाएगी IA, और यहाँ से जो शंट फील्ड धारा है ISH वो जा रहा है E1 से E2 की ओर। अब हम बात करते हैं कि जो आपके सीरीज फील्ड के संयोजन है, अगर ये विभेदी संचयी मोटर है, विभेदी यौगिक मोटर है, तो किस प्रकार के रहने वाले हैं। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पर अलग से डायग्राम बना लिया है। और जब भी अपन क्षेत्र कुंडली की, श्रेणी क्षेत्र कुंडली की बात करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है घेरों की संख्या कम और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र अधिक। और यहाँ पे जो टर्मिनल है उसका नाम रखा जाता है D1 और D2। अब हमें पता करना है कि इसके जो संयोजन है किस प्रकार हो कि मोटर आपकी विभेदी यौगिक मोटर बने। और अगर मैं दोनों फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा को विपरीत करना चाहता हूं तो संयोजन किस प्रकार के होंगे। तो यहां अगर आप देख रहे हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग है, उसमें जो धारा है वो E1 से टर्मिनल से एंटर हो रही है, तो यहाँ E1 का उल्टा D2 है, तो यहाँ D2 से एंटर होनी चाहिए। इस सिरे को आप जोड़ेंगे प्लस टर्मिनल से। तो जैसे आप प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे तो यहाँ से जो भार धारा है और इसमें जो प्रवाहित धारा होगी जो कि सीरीज फील्ड धारा ISC होगी, तो यहाँ E1 से एंटर हो रही है तो यहाँ D2 से। यहाँ करंट नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ करंट क्या जा रहा है, ऊपर की ओर। यहाँ करंट E1 से E2 की ओर जा रहा है तो यहाँ D2 से D1। तो अगर आप इस तरह के संयोजन कर देते हैं और यहाँ आपको जोड़ना है ऋणात्मक टर्मिनल, यानी इन दोनों के बीच में आपने लगा दी है इनपुट वोल्टेज। तो अगर आप इस डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो जो आपने संयोजन किए हैं मोटर के शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के, उसके आधार पे जो आपको मोटर बनेगी वो बनेगी विभेदी यौगिक मोटर। अगर आप इसी मोटर को संचयी यौगिक मोटर में चेंज करना चाहते हैं तो केवल आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके संयोजन आपको बदलने हैं और आपकी मोटर विभेदी यौगिक मोटर से बन जाएगी संचयी यौगिक मोटर। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि अगर अपन कौन सी मोटर की कौन सी फील्ड वाइंडिंग के संयोजन बदले जाते हैं तो आपकी मोटर संचयी यौगिक से विभेदी यौगिक बन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन, हमेशा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसी के संयोजन को आपस में बदल दिया जाता है। तो सबको आपको याद रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आप जो IIT के विद्यार्थी हैं ज्यादातर आपकी जो प्रैक्टिकल स्टडी ज्यादा होती है तो आपको इन बातों के बारे में बारीकी से पता होना चाहिए। तो ये आपकी बन चुकी है विभेदी यौगिक मोटर। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, जब मैंने वर्गीकरण बताया था। तो इनमें दोनों जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है।
अब अगर आप प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स होने वाला है फाई टी, वो होगा फाई एस एच माइनस फाई एस सी, फाई एस एच माइनस फाई एस सी। और इस मोटर में जो विशेषता ये रहती है कि जैसे जैसे आप भार धारा का मान को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप भार धारा के मान को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इस फाई एस सी का मान बढ़ता चला जाएगा। फाई एस एच का मान हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो आपका नेट फ्लक्स का मान भार बढ़ने पे घटता है। तो विभेदी यौगिक मोटर में सबसे बड़ी विशेषता ये याद रखनी है कि इस मोटर में भार बढ़ने पे नेट फ्लक्स का मान घटता है। बाकी विशेषताएं पर बात करेंगे। तो भार के बढ़ने पर कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स का मान घटता है। तो जो कुल फ्लक्स है उसका मान हमेशा घटता है। कौन सी मोटर में? विभेदी यौगिक मोटर। अब अपन बात करेंगे इसके अभिलक्षणों के बारे में कि जो इसके अभिलक्षण है वो किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो बाकी जो मोटर पड़ी हैं उसी तरह इसके भी 3 ही अभिलक्षण होंगे। तो किस प्रकार के बनाए जाते हैं वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी जो निम्मी की बुक है उसमें तीनों अभिलक्षण इसके दिए गए हैं। तो आपको जो भी निम्मी की बुक में दिया गया है उसको आपको बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए अगर आपको बहुत जल्द सरकारी जॉब लगना है। तो सबसे पहला जो अभिलक्षण पर चर्चा करते हैं वो आपका अभिलक्षण दिया गया है आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण। आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण। तो जब भी आप पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ें, तो बहुत ही उसको अच्छे से और उसका विस्तृत अध्ययन करें ताकि जो एग्जामिनर है उसको आपको कहीं पर भी आप में कमी निकालने की कोशिश ना की जाए। उस हर कोशिश को आप विफल कर दें जो आपको परीक्षा में असफल करने जा रही है। तो जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं मोटर में कि जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है फाई और आर्मेचर धारा आई के, जिसे अपन लगभग आई मान सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो कुल जो टॉर्क होगा, कुल जो फ्लक्स होगा वो आपके पास होगा फाई एस एच माइनस फाई एस सी और भार धारा आई। अब यहां पर क्या होने वाला है, जब आपकी मोटर शून्य भार पे होगी तो उस केस में इस भार धारा आई का मान न्यूनतम होगा। भार धारा आई का मान न्यूनतम होगा तो ये भी आपका फ्लक्स न्यूनतम होगा। तो आपका जो कुल फ्लक्स होगा वो लगभग क्या होगा? न्यूनतम होगा। यानी इसका जो टॉर्क वह भार धारा अभिलक्षण स्टार्ट होने वाला है वो आपका 0 बिंदु से स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर जब अपन शून्य भार की बात करेंगे तो आई जब भार धारा का मान न्यूनतम होगा तो उत्पन्न आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। और जैसे जैसे अपन इस भार धारा के मान को बढ़ाएंगे, भार धारा के मान को बढ़ाएंगे तो फाई एस सी का मान बढ़ेगा। तो इन जो दोनों का जो अंतर है वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम होता जाएगा। परंतु भार धारा बढ़ रही है उसके कारण आपका जो कुल आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा और कुछ ये भी बढ़ेगा तो आपका कुल आघूर्ण बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप भार धारा के मान को बढ़ाएंगे आपका जो आघूर्ण है वो बढ़ेगा। पर जो जैसा कि अपने पढ़ा था डीसी श्रेणी मोटर की तरह बहुत अधिक कुछ नहीं होगा और जो शंट मोटर है उसकी तरह समरूप नहीं होगा। तो आघूर्ण बढ़ेगा, ये जरूरी है। तो इस मोटर में जैसा कि आप अभिलक्षण देख रहे हैं कि भार धारा के बढ़ने पर उत्पन्न आघूर्ण का मान बढ़ता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि भार धारा के बढ़ने पर उत्पन्न आघूर्ण का मान, उत्पन्न आघूर्ण का मान बढ़ता है। और जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपको ये ग्राफ सभी पता होने चाहिए कि कौन सा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि बताएं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का ग्राफ जो आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण है वो किस प्रकार का होता है। तो 0 से स्टार्ट करना है, भार धारा के बढ़ने पर उत्पन्न आघूर्ण का मान बढ़ता है। तो पहला ग्राफ अपन पढ़ चुके हैं, पहला अभिलक्षण अपन पढ़ चुके हैं आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण। अगला अभिलक्षण जैसा कि अपन पढ़ते हैं ये है आपका गति व भार धारा अभिलक्षण व भार धारा अभिलक्षण। गति व भार धारा अभिलक्षण। अब गति जैसा कि आपको पता है विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है और जो आपका कुल फ्लक्स होता है उसके विलोमानुपाती होती है, फाई एस एच माइनस फाई एस जी।
अगर विभेदी यौगिक मोटर की बात करूं जिसमें अपने शॉर्ट शंट का जो प्रारूप देखा है, अगर उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो ईबी है उसके लिए अपन लिख सकते हैं कि जो ईबी होगा वो वी इनपुट, जैसा कि अपन ने पहले समीकरण लिखे वहां लिखे आई ए आर ए माइनस आई एल आर एस सी के बराबर होगा। तो अगर मैं शून्य भार की स्थिति की बात करता हूं तो शून्य भार की स्थिति में आपके जो भार धारा है उसका मान भी न्यूनतम होगा और आर्मेचर धारा का मान भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो उस केस में ये वोल्टेज ड्रॉप न्यूनतम होने वाला है और अगर आप कम वोल्टेज ड्रॉप वी इनपुट में से घटाने वाले हैं तो ईबी का मान आपको ज्यादा मिलने वाला है एट नो लोड। एट नो लोड जो है वो आपका जो ईबी का मान है वो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलने वाला है। अब यहाँ ईबी का मान ज्यादा मिलने वाला है और फाई एस सी का मान कम होगा। अगर नो लोड पे है तो फाई एस एच का जो मान है वो लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी अगर इस मोटर की बात करें तो नो लोड पे जो आपको गति मिलने वाली है वो ज्यादा मिलने वाली है। इस मोटर में शून्य भार पे गति क्या मिलने वाली है, ज्यादा। तो फाई एस एच का मान लगभग क्या है, कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे भार बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे भार बढ़ाया जाता है तो भार को बढ़ाने पर क्या होने वाला है, भार को बढ़ाने पर, और जैसा कि आपको पता है भार को बढ़ाने पर भार धारा का मान बढ़ता है। जब भार धारा का मान बढ़ने वाला है तो ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने वाली है, ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेंगे, वी इनपुट का मान फिक्स रहने वाला है तो अब आपका ईबी का मान घटने वाला है। तो यहाँ ईबी का मान तो कम होगा। दूसरे अगर अपन यहाँ देखें तो अब क्या होगा, अगर भार धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स फाई एस सी का मान भी बढ़ेगा, जबकि फाई एस एच का मान कांस्टेंट है। तो अब इन दोनों का अंतर घटेगा। अब आपका ईबी कम घटेगा परंतु इन दोनों का अंतर ज्यादा घटेगा तो अब आपकी जो मोटर की गति है वो बढ़ेगी। तो ये केवल एक ऐसी मोटर है जिसमें भार के बढ़ने पे गति बढ़ती है। ये एक अपवाद मान सकते हैं कि जो आपकी विभेदी यौगिक मोटर है वो एक अपवाद है जिसमें भार के बढ़ने पर गति बढ़ती है। तो सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे है कि भार बढ़ने पर, भार के बढ़ने पर कुल फ्लक्स तेजी से घटता है, कुल फ्लक्स के घटने पर, के घटने पर मोटर गति बढ़ती है, मोटर गति बढ़ती है। तो ये मोटर इसलिए काम में नहीं जाती है कि इस मोटर में भार जैसे जैसे आपका लगातार बढ़ता जाएगा लगातार मोटर गति बढ़ती है, यानी इसकी गति कभी भी स्थिर नहीं रहती है और इसी कारण इस मोटर को उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो दूसरा जब अब हम अभिलक्षण बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। तो यहाँ अपन भार धारा को रखेंगे और यहाँ रखेंगे मोटर की गति को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब आपके भार धारा का मान न्यूनतम होगा तो मोटर गति आपकी अधिकतम होगी और जैसे जैसे आप भार धारा के मान को बढ़ाएंगे नेट फ्लक्स का मान आपका घटेगा तो मोटर गति आपकी बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। अभी बाकी मोटर का अपने ग्राफ देखा नीचे की ओर आ रहा है परंतु जो विभेदी मोटर है उसका ग्राफ आपका ऊपर की ओर जाता दिखाई देगा। यानी जैसे जैसे आप भार धारा को बढ़ाते चले जाएंगे मोटर की गति बढ़ती चली जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस मोटर में भार के बढ़ने पर मोटर गति बढ़ती है। तीसरा जो अभिलक्षण है वो बनाया जाता है गति व आघूर्ण, गति व आघूर्ण अभिलक्षण। तो अगर जो दोनों अभिलक्षण मैं पढ़ा चुका हूं आपको, अगर उन दोनों को अपन मिक्स कर दें तो ये आपका तीसरा अभिलक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉर्क जो होता है वो समानुपाती होता है फाई एस एच माइनस फाई एस सी गुणा में भार धारा आई एल। तो इसी तरह आपका जो एन है वो समानुपाती होगा ईबी के और विलोमानुपाती होगा फाई एस एच माइनस फाई एस सी। तो अगर आपकी मोटर शून्य भार पे चल रही है तो आई एल का मान न्यूनतम होगा तो उत्पन्न आघूर्ण का मान भी क्या होगा, न्यूनतम। अगर ये शून्य भार पे आई एल का मान अगर न्यूनतम है तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, न्यूनतम। पर उसी दौरान जब आपके पास शून्य भार पे चल रही है तो ईबी का मान आपके पास अधिकतम होगा और ये कांस्टेंट है तो एन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी एक दूसरे के उल्टे चलें, जब आपके पास आघूर्ण का मान न्यूनतम है तो मोटर गति का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जैसे जैसे अपन इस भार धारा के मान को बढ़ाएंगे उत्पन्न आघूर्ण का मान बढ़ेगा और वैसे वैसे जैसे जैसे अपन उत्पन्न आघूर्ण का मान बढ़ाते जाएंगे इस नेट फ्लक्स का मान घटता चला जाएगा तो मोटर गति लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो यानी आघूर्ण के बढ़ने पर भी इस जो मोटर है उसकी मोटर गति लगातार बढ़ती है। तो ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा, यहाँ आप लगाएंगे गति और यहाँ लगाएंगे आप
तो जैसे जैसे आप टॉर्क के मान को बढ़ाएंगे तो आपकी जो मोटर गति है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ आपका मिलेगा वो किस तरह से मिलने वाला देखें, जैसे कहा था टॉर्क का मान न्यूनतम होगा तो आपकी मोटर गति अधिकतम होगी, और जैसे इसको बढ़ाएंगे आपकी जो गति है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जो विभेदी मोटर है उसमें आघूर्ण के बढ़ने पर भी मोटर गति बढ़ती है। तो विभेदी मोटर में, विभेदी यौगिक मोटर में, यौगिक मोटर में आघूर्ण के बढ़ने पर, आघूर्ण के बढ़ने पर, के बढ़ने पर मोटर गति बढ़ती है, मोटर गति बढ़ती है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इसीलिए जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है या आपकी जो विभेदी कंपाउंड मोटर है उसको काम में नहीं लिया जाता है कि इसमें जो गति होती है वो स्थिर नहीं रहती है। अब अपन इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या दिया गया देखेंगे आप सभी। तो डीसी अवकल यौगिक मोटर, जैसा कि चैट जीपीटी का जमाना है आजकल, तो आपको भी इन जो शब्दों का ध्यान रखना है कि कौन सी मोटर के लिए क्या शब्द यूज किया जा सकता है। तो डीसी अवकल यौगिक मोटर का स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। स्पीड जैसा कि मैंने आपको बताया गति वाला, और लोड आपके पास क्या है भार धारा IL भार। तो जैसा कि इसमें गति घटती है, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि इसमें गति घटती है, गति लगभग स्थिर रहती है, तो गति तो डीसी शंट मोटर की स्थिर रहती है। तीसरा ऑप्शन दिया है गति बढ़ती, तो इसमें जैसे भार को बढ़ाने पर लगभग गति बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन। तो यहाँ आपको ग्राफ दिखाया भी गया है कि जैसे जैसे गति, जैसे भी जो रोड को बढ़ाया जा रहा है लगातार गति बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर पर लोड लगातार बढ़ाया जाए, लोड लगातार बढ़ाया जाए तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें लगातार लोड को बढ़ाते जा रहे हैं तो जो मोटर है उसकी जो गति है वो असामान्य रूप से बढ़ सकती है। तो यहाँ पे गति कम होती है, यह सब संभव ही नहीं है, गति स्थिर रहेगी ये भी नहीं है, गति असमान रूप से बढ़ सकती है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड की विशेषता है कि लोड बढ़ने पर गति बढ़ती है, इसलिए ओवर स्पीड का खतरा रहता है। इसका आंसर भी दिया गया है और यहाँ से आपको इसका ग्राफ भी दिखाया गया है जैसे मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूं जो मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लगातार आप क्लासें लगाते रहें नियमित रूप से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का मुख्य दोष क्या है। जैसा कि अपन बार बार चर्चा करेंगे, मुख्य दोष इसमें यही है कि जो उसकी गति है वो लगभग क्या रहती है, अस्थिर रहती है। तो इसका जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, कम प्रारंभिक टॉर्क, अधिक कॉपर लॉस, अधिक अस्थिर गति। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे भी आपके लिखा गया है लोड बढ़ने पे बढ़ती गति या ओवर स्पीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी अवकल यौगिक मोटर में श्रृंखला फील्ड का फ्लक्स किस प्रकार जुड़ता है, किस प्रकार जुड़ता है। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसका जो फ्लक्स होता है वो आपकी शंट फील्ड के क्या होता है, विपरीत होता है। तो देखेंगे समान दिशा में नहीं होता है, शंट फील्ड के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसे विभेदी यौगिक मोटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी अवकल यौगिक मोटर में लोड बढ़ने पे कुल फ्लक्स का क्या होगा। तो जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते हैं तो आपका जो कुल फ्लक्स है वो लगभग क्या होता है, घटता है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन दिया गया है, घट जाता है। अगला देखिए, डीसी अवकल यौगिक मोटर में लोड बढ़ने पर गति स्पीड सामान्य कैसी होती है। लोड बढ़ने पर तो गति है लगातार बढ़ती है तो गति बढ़ जाती है, ये इसका सही आंसर है। तो इसकी जो मेन विशेषता यही है कि जैसे जैसे आप भार बढ़ाते हैं इसमें गति बढ़ती है। डीसी अवकल यौगिक मोटर का स्पीड लोड जो करेक्ट से वो कैसा होता है, जैसे अपन पहले इसको पढ़ चुके हैं, तो गति क्या होती है, बढ़ती है। और भी क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन और है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में ओवर स्पीड होने का मुख्य कारण क्या है। जो ओवर स्पीड होने का मुख्य कारण है वो आपके पास है कुल फ्लक्स का कम होना। अगर आपका कुल फ्लक्स कम नहीं होता तो आपकी मोटर जो है वो ओवर स्पीड नहीं होती। तो इसी के साथ जो चारों जो मोटर हैं उनके जो अभिलक्षण है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे आशा और उम्मीद दोनों है आपसे कि आपको जो दिया जा रहा है जो कंटेंट है वो आपको बेहद पसंद आ रहा है। और मेरा आप सभी से ये अनुरोध रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि किसी को भी जो ज़रूरतमंद है उसको अच्छे से जो पढ़ाई जो कंटेंट मिलना चाहिए वो मिल सके, और आपको भी उसके लिए बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।